जब भी किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तब जन्म कुंडली में सबसे पहले प्रॉमिस पढ़े जाते हैं। उसके बाद किसी घटना का समय निकाला जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरा विवाह कब होगा, तब ऐसे में हमें सबसे पहले जन्म कुंडली में देखना होगा कि व्यक्ति की कुंडली में विवाह का प्रॉमिस है भी या नहीं। अगर जन्म कुंडली कहती है कि विवाह का प्रॉमिस है, तब हम आगे दूसरे स्टेप पर बढ़ेंगे कि विवाह जल्दी होने की संभावना है अथवा विवाह देर से होने की संभावना है। फिर तीसरे स्टेप पर हम टाइम ऑफ इवेंट निकालेंगे कि विवाह का समय कब होगा, किस आयु में, किस वर्ष, किस महीने, किस दिन विवाह होने की संभावना है। टाइम ऑफ इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए नाड़ी ज्योतिष में गोचर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए हमें गोचर के आधार पर ही घटना का समय निकालना होगा और उसके बाद हम प्रोग्रेशन थ्योरी का यूज करते हैं। अलग अलग ज्योतिष पद्धतियों में टाइम ऑफ इवेंट निकालने की अलग अलग पद्धतियां विकसित की गई है। जैसे ये पराशरी में दशा अंतरदशा को महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु पराशरी भी साथ में कहती है कि जब तक ट्रांजिट एग्री नहीं करेगा तब तक कोई भी घटना नहीं होगी। ट्रांजिट को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिएगा शनि की दशा में कोई इवेंट प्रॉमिस दिखाता है तो शनि की दशा तो 19 वर्ष की होती है। तो ऐसे में उस 19 वर्ष के काल में कब कौन सी घटना होगी यह गोचर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। गोचर जब तक सपोर्ट नहीं करता तब तक किसी घटना का समय नहीं आता है। वर्तमान गोचर की अगर हम बात करें तो गोचर में इस समय मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले 8 महीने मंगल कर्क राशि पर ही प्रभाव देने वाले हैं। मंगल शक्ति और साहस के प्रतीक है। मंगल किसी व्यक्ति की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में मंगल का अपना नीच राशि में आना सामान्य रूप से साधारण जनमानस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की परेशानी देने वाला है, क्योंकि गोचर का सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के ग्रह जिस भाव जिस राशि में जाते हैं उस भाव उस राशि के अनुसार फल देते हैं। मान लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठा है, आप कहेंगे कि मेरी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च स्थिति में बैठे हैं, किंतु सूर्य की वह स्थिति आपके जन्म के समय की स्थिति है। गोचर में सूर्य लगातार मूव कर रहा है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली के ऐसे ग्रहों पर भी आएगा जो कि सूर्य के शत्रु हैं, अथवा ऐसी राशि में भी आएगा जहां पर सूर्य नीच होते हैं। तब आपकी जन्म कुंडली में जहां पर सूर्य नीच होता है उस भाव के उस राशि के फल आपको प्रदान करेगा। इसी के साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अगर उच्च राशि में बैठा है तो गोचर में जिस प्रकार के ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे उसी तरह के फल सूर्य को भोगने होंगे। अब सूर्य कौन है? सूर्य आपके पिता है, तो आपके पिता को उस तरह के फल भोगने होंगे। आपकी संतान है तो सूर्य आपकी संतान का कारक है, तो आपकी संतान को उस तरह के फल भोगने होंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी सरकारी विभाग से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में वहां पर आपको कब प्रमोशंस मिलेंगे, कब आपके डिमोशंस होंगे, कब आपको किस तरह की प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या कब किस तरह का नुकसान होगा, यह भी सूर्य पर गोचर में आने वाले प्रभाव के द्वारा ही देखा जाएगा। अब होने को तो मंगल कर्क राशि में बार बार प्रवेश करते हैं, किंतु यहां जो मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये एक असामान्य घटना है, क्योंकि सामान्यतः मंगल एक राशि में 55 दिन रहते हैं, किंतु यहां पर कर्क राशि से मंगल अगले 8 महीनों तक प्रभाव रखने वाले हैं। ज्योतिष जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न हमेशा आता है जब भी नव वर्ष शुरू होता है कि यह वर्ष मेरे लिए कैसा रहने वाला है। तो वर्ष 2025 की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वर्ष 2025 का टोटल आता है 9 टोटल आने से 9 ग्रह 9 नंबर मंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे में वर्ष 2025 को रूल करने वाले प्लैनेट भी मंगल हो जाएंगे। और ऐसे में अगर मंगल अपनी नीच राशि में है तो यहां पर मंगल का यह गोचर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम 12 के 12 लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि गोचर किस तरह के प्रभाव देने वाला है इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखेंगे 20 अक्टूबर 2024 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश किए हैं और 7 जून 2025 तक रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मंगल हमारे साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं,
कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी, हमारे कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करते हैं। हमारी शारीरिक और पौरुष शक्ति को भी मंगल ही कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके लग्नेश हैं और लग्नेश होकर उनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। लग्नेश का अपनी नीच राशि में जाना सबसे पहले तो ये दिखाता है कि यहां पर मेष लगन वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके मन का भाव है। मन के भाव में लग्नेश नीच के होकर बैठे हैं, यानी कि संभावना है कि आपको आपकी हेल्थ की वजह से कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। चतुर्थ भाव हमारे कंफर्ट का भाव है, हमारे वाहन सुख का भाव है, हमारे गृह सुख का भाव है। तो मैं मेष लगन वाले जातकों को सलाह दूंगा कि अगले 8 महीने आप कोई नया व्हीकल ना ले, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई डीलिंग ना करें और कोशिश कीजिएगा कि जो भी कंफर्ट के साधन आपके पास हैं उसमें अगले 8 महीने खुश रहिएगा। क्योंकि नया व्हीकल आप लें और क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके लग्नेश खुद से नीच होकर बैठे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ परेशानी हो। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग आप करें तो वहां पर कुछ परेशानी हो सकती है। प्रोफेशनल मशीनरी भी अगर अगले 8 महीने आप खरीदना अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जो कि आपके प्रोफेशन का हाउस है। अब मंगल जो मशीनरी के कारक है, आपके लग्नेश होकर नीच है, आपके कंफर्ट भाव में नीच के होकर बैठे हैं, तो संभव है कि कोई मशीनरी जो होके आप अपने प्रोफेशन के लिए ले रहे हैं वो भी आपके डिस्कंफर्ट का कारण बन सकती है। हो सकता है मशीन बार बार खराब हो जाए। अब मशीन बार बार खराब होगी तो सही सीधी सी बात है, आपको आपके प्रोफेशनल फील्ड पर इश्यूज आएंगे, अननेसेसरी एक स्ट्रेस बढ़ेगा। गोचर के ये नियम कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, किस राशि में गोचर कर रहा है, कई बार बहुत ही अद्भुत रिजल्ट प्रदान करते हैं। मैं अपने नाड़ी ज्योतिष के कोर्स में गोचर के ये सभी नियम अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताता हूं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में टाइम ऑफ इवेंट प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल ही गोचर है। हम दिवाली के बाद अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को नाड़ी ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे नए बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों की तृतीय भाव में मंगल गोचर करेंगे। तृतीय भाव आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, आपके कम्युनिकेशन का भाव है। तो सबसे पहले तो आप अपने मित्रों के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो कि केवल एक बात का इंतजार करते हैं कि आपके मुंह से कब कुछ गलत निकले और वो उसको ऐसी जगह कम्युनिकेट करे जहां से आपको नुकसान हो सकता है। तो अपने मित्रों के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा सावधानी यूज करें। और क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है, सप्तमेश आपके तृतीय भाव में नीच हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में है, किसी ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में है जिससे कि आप भविष्य में विवाह करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा अपने रिलेशंस को सही करके रखें। क्योंकि सप्तमेश जो कि विवाह का पार्टनरशिप का हाउस है और तृतीय भाव जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भाव है, वहां पर मंगल नीच के हो गए बैठ जाते हैं। तो यहां पर आपके रिलेशनशिप में किसी न किसी तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप बहुत ही सावधानी के साथ कम्युनिकेट करें। बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में मंगल उनके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव हमारे परिवार का भाव होता है, हमारी वाणी का भाव होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने परिवार में कोशिश कीजिएगा कि किसी को भी असहजता ना हो। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव होता है, यहां पर आप अपने धन के मैनेजमेंट को प्रॉपरली कीजिएगा। अदरवाइज आपको द्वितीय भाव में मंगल का ये गोचर इश्यूज दे सकता है। मंगल आपके यहाँ पर 6th लॉर्ड है, 6th हाउस लोन का होता है, कंपटीशन का होता है। तो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरह से कीजिएगा कि आपके ऊपर लायबिलिटीज ना बढ़े। अभी जैसे कि ये फेस्टिव सीजन है, उसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो कई सारे लोगों को एक टेंडेंसी होती है कि वो ईएमआई पर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद उनको वो ईएमआई चुकाने में इश्यूज आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में इश्यूज आते हैं। तो अगर आपका मिथुन लगन है तो आप वर्ष 2025 की शुरुआत
बिल्कुल भी लोन से ना करें, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिगाड़ सकती है। क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव में नीच के हो रहे हैं और आपके कंपटीशन और आपके लोन भाव के स्वामी है, तो यहां पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन में मंगल लगन में ही गोचर कर रहे हैं और अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न आपका शरीर होता है। शरीर पर एक नीच ग्रह का प्रभाव होना यह दिखाता है कि आपको इस समय शारीरिक व्याधियां बढ़ सकती हैं। मंगल आपके दसम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके संतान सुख के, आपकी बुद्धि के और आपके एजुकेशन के स्वामी हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना होगा कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरह से करें कि अगर एग्जाम के टाइम पर अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है तो तब भी आप एग्जाम को बेहतरीन तरीके से फेस कर पाएं। जो बिजनेस में हैं, जो जॉब में हैं, उनको कोशिश करनी है कि अननेसेसरी छुट्टियां ना लें, क्योंकि अगर किसी वजह से इस समय में आपकी हेल्थ खराब हो जाती है और आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है तो वहां पर आपको छुट्टी लेने में, हॉलीडेज लेने में कोई बहुत बड़ा इशू ना आए। कुल मिला के आपको यहाँ पर आपके हेल्थ का ध्यान तो देना ही देना है, आपको आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज पर ध्यान देना ही देना है, अदरवाइज वहाँ इश्यूज होने की संभावना है। बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन में मंगल 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच ग्रहों का 6, 8, 12 में गोचर बुरा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि 6, 8, 12 में अगर नीच ग्रह जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। किंतु मंगल आपके नवमेश हैं। नवमेश का 12th हाउस में जाना, अपनी नीच राशि में जाना, ये दिखाता है कि यहां पर आपको अपने एफर्ट्स में काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, यानी कि आपका भाग्य आपका प्रॉपरली साथ नहीं देगा। किंतु यहां पर आप देखेंगे जो लोग कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां पर कि वो विदेश से बहुत ज़्यादा डीलिंग रखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वो काम करते हैं, जिनको विदेश जाने की फिलहाल इच्छा है, उनके लिए ये 8 महीने बहुत अच्छे हैं। सिंह लगन वाले अगर कोशिश करेंगे तो विदेश के लिए उनको वीज़ा लग जाएगा या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव आपके ग्रह सुख का भाव है, उसका स्वामी आपके 12th हाउस में जा रहा है, जो कि विदेश यात्रा को दिखाता है। नवम भाव भी विदेश यात्राओं के भाव में गिना जाता है। तो ऐसे में चतुर्थेश और नवमेश का द्वादश भाव में जाना यह दिखाता है कि यह समय आपके लिए विदेश से लाभ प्राप्ति और विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के। कन्या लगन में मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में मंगल का गोचर सीधा सा दिखाता है कि यहां पर आपके गेन्स में किसी न किसी तरह की कमी आएगी। मंगल आपके अष्टमेश लाभ भाव में है, तो यहां पर आपके गेन्स में कमी आ सकती है। किंतु एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि किसी तरह से आपको कोई सडन गेन हो सकता है। किंतु फिर भी मैं यहां पर आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने ट्रांजैक्शंस में पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल आपके 3rd लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है। 3 हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, 8 हाउस सडन एक्टिविटीज का है और 11th हाउस आपकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के साथ साथ आपके गेन का है। तो 3, 8, 11 का यहाँ कॉम्बिनेशन बना है और मंगल क्योंकि 11th में नीच है, तो संभावना ये होती है कि ऐसे में कोई व्यक्ति को ट्रांजैक्शंस करने में किसी तरह का कोई इश्यू आ जाता है। आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम चल रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति के साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है, या आप कोई ट्रांजैक्शन करें, कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया, उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, या आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ कुछ गलती हो सकती है और वो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। फ्रेंड सर्किल में भी आपको कोई इशू आ सकता है, क्योंकि 3rd लॉर्ड 11th हाउस में नीच का होकर बैठा है। 3rd हाउस फ्रेंड्स का है, 11th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके सहयोगों का, आपके सपोर्टर्स का हाउस होता है, तो वहाँ पर आपको फ्रेंड सर्किल के साथ भी किसी तरह का इशू आने की संभावना है। बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन में मंगल आपके 10th हाउस में डबलेटेड होकर बैठे हैं। 10th हाउस में डबलेटेड होकर बैठना यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल इश्यूज आएंगे। प्रोफेशनल इश्यूज आएंगे किनके द्वारा? जो कि आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, क्योंकि मंगल आपका 7th लॉर्ड है। यहाँ पर 7th लॉर्ड नीच का होकर 10th भाव में बैठा है, अर्थात व्यापारिक साझेदार से प्रोफेशनल नुकसान होने की एक संभावना बनती है, और जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस देगा, क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड है। तो आप अपने प्रोफेशन पर थोड़ा सा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डीलिंग्स को बहुत ही शार्पली कीजिएगा,
बहुत ही क्लियरली और ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके लग्नेश होकर नवम भाव में नीच के हैं। लग्नेश नीच है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको शरीर से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आएगी। और नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, तो यहाँ पर परेशानी आपको शरीर से रिलेटेड आएगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब भाग्य साथ देता है तो कोई भी दवाई आपको एकदम से लग जाती है, आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिकवरी में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके 6 लॉर्ड में है। 1, 6 और 9 का योग बनाया और वहाँ पर मंगल नीच के हैं, तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। और उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ही सावधानी के साथ अपने शरीर का ध्यान रखें। कोई भी ऐसे ही कोई भी मेडिसिन उठाकर ना ले लें कि कोई भी उठाकर लेगी, मान लीजिए सिर में दर्द हुआ, हमने कोई पेन किलर उठाकर ले लिया, तो पहले अपनी हेल्थ हिस्ट्री चेक कीजिएगा कि आपको सिर में दर्द क्यों होता है, उसके लिए आपके लिए कौन सी दवाई बेस्ट होती है, या अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू देने में यह गोचर सक्षम है। अब 9th हाउस क्या होता है ना, आपके डॉक्टर्स का भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा 9th हाउस या 9th लॉर्ड पीड़ित होता है तो डॉक्टर भी हमें जो दवाई देता है तो उसमें कई बार डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरी सावधानी के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 8वें भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि 6, 8, 12 में नीच के ग्रहों का जाना जनरली बुरा नहीं माना जाता। और मंगल तो यहाँ पर आपके द्वादश हैं, तो 12th लॉर्ड का 8 हाउस में जाना अगेन आपको यहाँ पर कोई सडन गेन दिखाता है। 5वां भाव शेयर मार्केट जुए आदि का भाव है, तो पंचमेश का 8वें भाव में द्वादश होकर नीच का होना ये दिखाता है कि इन लोगों को यहाँ पर हो सकता है कोई शेयर मार्केट से कोई सडन गेन हो सकता है, कोई इंश्योरेंस के थ्रू कोई सडन गेन हो सकता है। किंतु यहाँ पर इनको ध्यान रखना होगा कि आपकी संतान को यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के मंगल 7वें भाव में नीच के होकर बैठे हैं। मंगल 7वें भाव में नीच के होकर बैठे हैं। 7वां भाव आपके स्पाउस का, आपके जीवन साथी का भाव है, तो यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान देना है। उनकी हेल्थ किसी ना किसी तरह से यहाँ प्रभावित हो सकती है। मंगल आपके 4th लॉर्ड है। 4th भाव आपके कंफर्ट का, आपकी माता का भाव है। माता के और आपके कंफर्ट भाव के स्वामी आपके नीच कर होकर बैठे हैं, तो आपकी माता के स्वास्थ्य को यहाँ पर किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। आपके गृह सुख को, आपके कंफर्ट को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी है, कोई नया मकान वगैरह फिलहाल नहीं बनाना है, कोई व्हीकल आपको फिलहाल लेना है तो उससे बचना है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फाइनेंशियल गेन के लिए, क्योंकि मंगल आपके 11th लॉर्ड भी यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि फाइनल कंक्लूजन जब भी हम निकालते हैं तो पूरी जन्म कुंडली के हिसाब से निकालते हैं, किंतु जैसे कि मकर लगन है, मकर लगन में मंगल 4th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं 4th लॉर्ड जब 7th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं तो यानी कि आपके सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी करेंगे। वो सुख किसका होगा? ग्रह सुख होगा, माता का सुख होगा और जीवन साथी का सुख होगा। तो जनरल प्रेडिक्शन भी यहाँ से निकाला जाता है। फाइनल कंक्लूजन में हमेशा कहता हूँ कि 9 के 9 ग्रहों की स्थिति से ही निकलता है। बात कर लेते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल इनके 6th हाउस में डेबिलेटेड होकर बैठे हैं। तो मंगल 6th हाउस में डेबिलेटेड होकर बैठे हैं, तो पहले तो मंगल यहाँ पर आपको कंपटीशन में कुछ ना कुछ सक्सेस देने की कोशिश करेंगे, या आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाने की कोशिश करेंगे। और वो कारण होगा आपका 3rd हाउस से कम्युनिकेशन, या आपका कोई फ्रेंड उसका कारण बन सकता है। किंतु यहाँ पर आपके प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड सर्किल से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में गया है, डेबिलेटेड होकर गया है, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन में किसी एक्स्ट्रा लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर आपका बॉस आपको कोई अननेसेसरी एक और वर्क दे दे जो कि आपका स्ट्रेस बढ़ा दे, आपका काम बढ़ा दे, या आपका फ्रेंड आपसे बोले कि भाई मैं कहीं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरा ये काम इस तरह से देख लेना, या आपको अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा बर्डन अपनी फैमिली की तरफ से या किसी तरह से लेना पड़ रहा है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का है और ये कम्युनिकेशन हाउस का लॉर्ड जो है 6th हाउस में बैठा है, डेबिलेटेड होकर बैठा है। 6th हाउस यानी कि
थर्ड हाउस कम्युनिकेशन आपके कंप्यूटर को कहीं ना कहीं नुकसान देगा और वो प्रोफेशनल नुकसान देगा। ठीक, बात कर लेते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। मीन लगन वाले जातकों की मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, आपके नवमेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको अपनी फैमिली पर ही ध्यान देना है, विशेषतः संतान से रिलेटेड। आपकी संतान को कोई हेल्थ इश्यू होता है तो प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस लीजिएगा। और जो लोग अभी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं अगले 8 महीने, वो थोड़ा सा ठहरे, 8 महीने बाद आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि आपके पंचम भाव में नवमेश नीच के होकर बैठे हैं, सेकंड हाउस आपके परिवार वृद्धि का भाव होता है, तो यहाँ पर अगर आपको कंसीव होता भी है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी में किसी तरह के इश्यूज आने की संभावना होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपनी स्टडी पर एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम भाव जो स्टडी का हाउस होता है वहाँ पर एक प्लैनेट नीच का होकर बैठा है, जो कि आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकता है। आपके नवमेश भी हैं जो हायर स्टडीज़ के स्वामी हैं, मंगल तो हायर स्टडीज़ का स्वामी पंचम भाव में नीच का होकर बैठा, तो वहाँ पर उस लेवल पर कुछ ना कुछ परेशानी दे सकता है। तो इस तरह से केवल एक ग्रह के गोचर से हम जनरल प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, जो कि मैं अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में बहुत ही गहनता के साथ बताता हूँ। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।